गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून प्रत्युषा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस। पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? हम्म। बताइए। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं बताइए पहले। यस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रिपरेशन चल रही है ठीक ठाक? पॉपुलेशन ग्रोथ हम कंटिन्यू कर रहे थे। यस निधि, गुड आफ्टरनून। पॉपुलेशन ग्रोथ हम कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, आज भी कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। हमने आर पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे नहीं? आर जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन। नहीं? और फॉर एग्जांपल, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू लें, ऑर्गेनिज्म में आर वैल्यू लें, तो नॉर्वे कैट 0.015, फ्लोर बिटल 0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 0.0205। तो आप आर वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने आर वैल्यू के बारे में ही बताया था नहीं? आर वैल्यू के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हमने आर लिया था, यहाँ पर देखिए लिया था कि नहीं, यहाँ पर dN/dt इज इक्वल टू आर है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में, हमने आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ रेट के बाद हमने क्या कहा था, इसके बारे में हमने बात किया। ठीक है। अब आर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। हाँ, मैं आर के बारे में ही तो बता रहा हूँ। ये देखो, हमने आर के बारे में क्या कहा कि जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था? intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase हमने कहा था नहीं? आर वैल्यू यहां पर हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो आर है। लेकिन क्या आर का वैल्यू के लिए हमें और एक चीज हमने बताया था कि असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं, ये भी तो हमने बताया था कि आर के ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट है इस नेचुरल इंक्रीज में? मैंने बढ़िया से आपको समझाया था कि एबायोटिक फैक्टर में फूड, स्पेस, आपके जो अदर फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। बायोटिक फैक्टर में दूसरे जो स्पीसीज हैं वो भी तो इम्पैक्ट कर सकते हैं। किसके ऊपर? आर वैल्यू के ऊपर। यस, प्रेडेटर, पैरासाइट, कुछ भी ले लो, प्रेडेटर, पैरासाइट, कंपटीशन, कुछ भी ले लो आप वहां पर, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आर का वैल्यू हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, और हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो इक्वेशन लिया था dN/dt इज इक्वल टू आर एन, आर हमने कहा था बर्थ माइनस डेथ। तो बर्थ तो हो रहा है, क्या सिर्फ बर्थ को अकाउंट में ले या डेथ को भी अकाउंट में ले रहे हैं? डेथ को भी अकाउंट ले। डेथ किस वजह से हो रहा है? अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के वजह से। यस। डेथ किस वजह से हो सकता है? अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है। आ रहा है समझ में? यस निधि, अविनाश, आ रहा है समझ में? बोथ फैक्टर को लेना है, यस खुशी। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि दोनों को लेना है। बर्थ हो रहा है, सिर्फ बर्थ को अगर काउंट कर देंगे और डेथ को नहीं ले रहे, तो हमें एक्चुअली कितना इंक्रीज हो रहा है वो तो पता नहीं चलेगा ना। ऐसे तो कहेंगे बर्थ हो रहा है, लेकिन डेथ भी तो हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो इस वजह से यहां पर अगर हम बात करें कि आर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ बायोटिक अबायोटिक फैक्टर। वही बता रहे कि एक पॉपुलेशन है, लेकिन मुझे बताओ, अर्थक्वेक होता है अर्थक्वेक होता है, जंगल में आग लग जाता है, फॉरेस्ट में आग लग जाता है, होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर। जंगल में आज वॉल्केनिक इरप्शन हो जाना, नहीं, फ्लड आ जाना, यस, सूखा हो जाना, ड्रॉट आ जाना, क्या ये इम्पैक्ट नहीं है? ये अबायोटिक इम्पैक्ट है। उसी तरह बायोटिक में क्या हो सकता है? प्रेडेटर्स हो सकते हैं, यस, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, नहीं? तो इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड हम निकाले, और एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये एनसीईआरटी के सभी के बारे में नहीं पूछेगा ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड सभी के बारे में याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं।
कि जो नेचुरल इंक्रीज है नॉर्वे रैट का जो 0.015, फ्लोर बिटल का 0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981 में था 0.0205। तो इसको याद रखना है, इसको, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के आर फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आर फैक्टर दिया गया है उसी आर फैक्टर को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या मैं क्लियर हूं यहाँ पर? सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है हम लोग का सर, तो कैसे हम लोग, बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेचर में नहीं है। मैंने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेचर में नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल कंडीशन में तो हो सकता है ना, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हम पढ़ रहे हैं। समझो बात को, नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन क्या अंडर लैब कंडीशन ये हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। यस, इन बैक्टीरियल कल्चर द बड़ा ह्यूमन के केस में मैं कहा निकाल रहा हूं, मैं आर का वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं पूरा ग्रोथ कर्व का क्या निकाल रहा हूं, आप नहीं समझे। मैं आर का वैल्यू तो निकाल सकता हूं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो या ना हो तो रहा है। अभी तक क्या नेचर, आप नेचर में फूड स्पेस अवेलेबल है, बढ़ रहे ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या घट रहा है, मुझे बताओ। और आर का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या घट रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बर्थ होते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ डेथ भी हो रहा है। तो बी माइनस डी तो हमें पता है, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। The integral form of the exponential growth curve equation nt is equal to n naught e to the power rt। nt क्या है? nt आपको पता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, टाइम t हमने लिया, nt लिया है, nt लिया है। n नॉट क्या है? इनिशियल होगा वो, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, यहाँ पर n नॉट का मतलब है जीरो है, टाइम जीरो से टाइम t, ठीक है। ई नेचुरल लोगारिथम है, ये बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम। आप ये वैल्यू याद रखेंगे 2.71828, 2.71828। और आर आपको पता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसका भी एक वैल्यू होता है कि नहीं, आर का एक वैल्यू होता है कि नहीं, आर का भी एक वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं है तो दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर आर टी, ये आप इंटीग्रल फॉर्म है ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। देखिए, एक आपने पढ़ा था dn बाय dt इज इक्वल टू आर, पढ़ा था आपने, dn बाय dt इज इक्वल टू आर एन। यस, पढ़े थे कि नहीं यार? पीछे फिर से लेना पड़ेगा, आप लोग ना भूल जाते हो। ये देखो, dn बाय dt इज इक्वल टू आर एन, हमने यहां पर पढ़ा था, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रल इक्वेशन है, ये है इंटीग्रल इक्वेशन है, याद रखिए। कौन सा इक्वेशन है? इंटीग्रल इक्वेशन। ध्यान देंगे, देखो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं तो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देकर समझिए चीजों को, ताकि आपको याद रह जाए, समझने से भी याद रखने में मदद करे। Any species growing exponentially under the unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time। वही कह रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस हम दे रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल कंडीशन में नहीं है, हम दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, आर्टिफिशियल कंडीशन है, तो फिर वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनॉर्मस हो जाएगा, थोड़े ही वक्त में, थोड़े ही वक्त में एनॉर्मस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए वही दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ये आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या है? द रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, अगर नेचुरल कंडीशन में देखेंगे, कभी ना कभी क्या होगा, नेचर में रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। यहां पर कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकता, कि ना कभी
क्या होगा, आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। कम पड़ जाएंगे तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपको मिल गया ये कर्व। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये जे शेप्ड है, ठीक है। दूसरा आपके जो कर्व यहाँ पर देखिए एस शेप देख रहे हैं, दो शेप में देख रहे हैं। एस शेप में जो है वो क्या है, आपका लॉगिस्टिक है। आप देखिए यहाँ पर इनिशियल ग्रोथ, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर क्या हुआ है यहाँ पर स्टेशनरी, स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो यहाँ पर एस फॉर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व भी कह सकते हैं, इसे एस शेप्ड कह सकते हैं या फिर सिग्मोइड कह सकते हैं। और ये लॉगिस्टिक होता है, लॉगिस्टिक, याद रखेंगे लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक के वैल्यू हमने लिया है, के क्या है, के इज कैरिंग कैपेसिटी। याद रखेंगे के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी स्पेस में क्या एक कैपेसिटी होता है, किसी भी स्पेस में। आप ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहां पर 60 से 100 लोग जा सकते हैं, 100 लोग जा सकते हैं। अब 100 से 200 लोग क्या जा सकते हैं उसमें, नहीं जा सकते। एक स्पेस होता है जहां पर, और फूड होता है, स्पेस और फूड लिमिटेड होता है, नहीं। तो वही है, कितना कैपेसिटी है मैक्सिमम किसी जगह पर, उसका वो कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए जब कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी, के इज इक्वल टू एन, नहीं, के इज इक्वल टू एन। उस स्टेज में आप क्या देख रहे हैं, स्टेशनरी देख रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी अगर डेंसिटी, या फिर कह सकते हैं जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कैरिंग कैपेसिटी के साथ इक्वल हो जाता है, आप देखेंगे यहां पर क्या देख रहे हैं, जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जा रहा है। क्या हो रहा है, स्टेशनरी हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी है, यस। और आप यहां पर देख रहे हैं दिस लीड्स टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, फिटेस्ट इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। और यहां पर द ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक, ये मोर रियलिस्टिक। तो अगर हम बात करेंगे k इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के हो जा रहा है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कैरिंग कैपेसिटी हो रहा है, इसे एसिम्पटोट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एसिम्पटोट, ठीक है, एसिम्पटोट कह सकते हैं। वेरी गुड। तो चलिए कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। फूड एंड स्पेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर maximum number of individuals of a particular species in a habitat that is allowed by nature as resources are limited. Species population size is limited by environmental factors like adequate food, shelter, water, mates. बहुत सारे फैक्टर होते हैं। If these needs are not met, the population will decrease under the resources rebounds. जब तक रिसोर्सेज फिर से अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वही बात हो रहा है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट, जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, फॉलोड बाय लैग फेज होगा पहले, फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन फेज, लॉग फेज होगा, फिर क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। डी एक्सेलरेशन मतलब ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहले जो हो रहा है वो लैग है, ठीक है, स्लो ग्रोथ है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या डी एक्सेलरेट कर रहा है, फिर स्टेशनरी। तो पहले जो फेज है वो लैग है, फिर एक्सपोनेंशियल क्या है, लॉग है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर डिसलरेशन लिखा है, डिसलरेशन लिखा है, फिर क्या आ जाता है, फाइनली एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब ये स्टेज जहां पर n इज इक्वल टू के है, इसे कहते हैं एसिम्पटोट, याद रखेंगे। क्लियर, एसिम्पटोट, स्टेशनरी, ठीक है।
where the population reaches the carrying capacity। जब asymptote होता है, population कहाँ पर रीच कर जाता है? कैरिंग कैपेसिटी के साथ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? एसिम्पटोट कहते हैं। सिम्पटोट कहते हैं, याद रखिए, एसिम्पटोट कहते हैं। तो ये सारे फेजेस आपको याद रखने होंगे। ए प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में अगर इस तरह के ग्राफ होंगे तो सिग्मोइड का कर्व होगा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इस कहते हैं वेरहुल्स-पर्ल लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। उनके साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से दिया गया है, वेरहुल्स-पर्ल लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व, वेयर dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k। देखिए यहाँ पर जो लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व है, इसका इक्वेशन आप देखिए, वो कह रहा है कि dn/dt तो है, हमने इक्वेशन में rn लिखा था, किसमें? आपने जे शेप ग्रोथ कर्व में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में, लेकिन यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी भी आ रहा है। तो कैरिंग कैपेसिटी k माइनस n बाई के एडिशनल, यहाँ पर ये पार्ट एडिशनल है। ये एडिशनल इसलिए है कि हमें इसको भी लेना है, कैरिंग कैपेसिटी को फैक्टर में लेना है, ठीक है। तो k है कैरिंग कैपेसिटी, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। Since resources for growth for most animal population are finite, मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड सूनर बन जाएगा, और latter the logistic growth curve is considered as more realistic। क्योंकि फूड यहाँ पर बता रहा है कि लिमिटेड है, क्योंकि अभी लिमिटेड नहीं है, आगे जाकर लिमिटेड हो जाएगा, सूनर और फास्टर वो लिमिटेड हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। वेरहुल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और एसिम्पटोट के बारे में याद रखना है, जहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी n इज इक्वल टू k होगा वो एसिम्पटोट हो जाएगा, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक। इसे भी क्या करना है? याद। पॉपुलेशन ग्रोथ में यहां तक कोई डाउट है? बताइए, क्या कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? यस। ए पॉपुलेशन ग्रोथ in a habitat with limited showed different growth phase, lag phase, acceleration phase, deceleration phase और asymptote। हमने lag मतलब स्लो क्या बताया था? लैग फेज का मतलब क्या है? यहाँ पर ग्रोथ क्या है? स्लो है। जो एक्सेलरेशन फेज है, इसे क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं, मतलब एक्सेलरेट करता है, रैपिडली यहाँ पर ग्रो करता है। डिसेलरेशन फेज में क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, नहीं, डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एसिम्पटोट जहां पर n इज इक्वल टू के, हमने बता दिया था n इज इक्वल टू के। यहाँ पर देखिए, फिर से हम बता रहे हैं उसी ग्राफ को। ये देखिए, पहला जो लैग फेज है येलो में है, फिर एक्सेलरेशन फेज आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन फेज देख सकते हैं आप रैपिडली, फिर डी एक्सेलरेशन फेज देख सकते हैं, डी एक्सेलरेशन फेज, फिर आप देख सकते हैं एसिम्पटोट जहां पर n इज इक्वल टू के हो रहा है। तो ये चारों फेज प्रेजेंट है आपके इस सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में, ठीक है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जो कि मोर रियलिस्टिक है। क्या है? मोर रियलिस्टिक। लैग फेज when the organism is adjusting to the environment, नहीं, एक्लिमेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आप पहले क्या कहाँ पर रहते थे? आप ट्रॉपिकल रीजन में रहते थे, आपको तुंद्रा रीजन में मैं भेज दूं, क्या आपका ग्रोथ रैपिडली होगा वहां पर? नहीं, आपने ट्रॉपिकल रीजन में एडजस्टमेंट किया। वैसे ही जब आप सीड डालते हैं सॉइल में, क्या तुरंत ही वो जर्मिनेट कर जा रहा है? नहीं, वो एक्लिमेटाइज करेगा सॉइल के साथ, नहीं, एक्लिमेटाइज करेगा। तो पहला जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है, क्योंकि एडजस्ट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है, ठीक है, एडजस्ट करने में। यहाँ पर बर्थ इज मोर देन द डेथ, क्या यहाँ पर बर्थ ज्यादा होता है और डेथ कम होता है? यस, क्योंकि स्लो इंक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो बर्थ ज्यादा है, डेथ क्या है? कम है, इस तरह से याद। फिर आ जाता है एक्सेलरेशन फेज। यहां पर क्या हो रहा है? रैपिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो बर्थ ज्यादा होगा और डेथ कम होगा। इस फेज में भी बर्थ ज्यादा है, डेथ कम।
लेकिन अगर हम बात करेंगे डी एक्सेलरेशन फेज के बारे में, किस फेज के बारे में, डी एक्सेलरेशन फेज के बारे में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या हो रहा है, डिप्लीट कर चुका है और स्टेशनरी फेज में आने आ रहा है। तो बर्थ ज्यादा है, डेथ कम है, फिर भी डी एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड था वो कम हो रहा है, जो स्पीड में ग्रोथ कर रहा था वो कम हो रहा है, डी एक्सेलरेशन फेज। ये ब्लू कलर का फेज देखो, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन फेज है। फिर भी बर्थ ज्यादा है, डेथ थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेशनरी एसिम्पटोट के बारे में, स्टेशनरी फेज के बारे में, क्या बर्थ इज इक्वल टू डेथ इक्वल हो जाएंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाएगा? यस, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ, नहीं, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। यहाँ पर एसिम्पटोट फेज, डी एक्सेलरेशन फेज में स्पीड ऑफ बर्थ कम हो जाता है, करीब करीब बर्थ और डेथ आसपास आने लगते हैं। नहीं नहीं, डेथ ज्यादा नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम होना। ये देखो ना, ये वाला पार्ट। अब यहां से यहां तक मुझे बताओ, क्या डेथ ज्यादा हो सकता है? तो डेथ अगर ज्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा ना। अब मुझे बताओ, डेथ अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो नीचे जाना चाहिए, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। समझ रहे? डी एक्सेलरेशन का मतलब आप 100 स्पीड से जा रहे हैं, आप 60 स्पीड पर जा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या स्टॉप हो गए, गाड़ी बंद हो गया? गाड़ी तो बंद नहीं हुआ है ना, गाड़ी 100 स्पीड से जा रहा था, 60 स्पीड में जा रहा। इसका मतलब डेथ भी कभी, डेथ कभी भी ज्यादा नहीं, जब डेथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये नीचे आएगा बेटा। अगर डेथ इज ग्रेटर देन द बर्थ, देन वो नीचे आना चाहिए। क्या नीचे आ रहा है ग्राफ? नहीं, नीचे नहीं आ रहा, एसिम्पटोट में वो क्या हो रहा है। यस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात अविनाश, खुशी, क्लियर है? यस, ओके। तो डेथ, डेथ कभी नीचे जब आएगा, ग्राफ नीचे कभी नहीं आ रहा है, ये कभी नहीं हो रहा है, ये एसिम्पटोट तक ही बता रहा है। डेथ अगर ज्यादा होगा बर्थ से तभी हो सकता है, डेथ इज इक्वल टू बर्थ, यहां पर तो डेथ इज इक्वल टू बर्थ हो रहा है ना, कहां पर, एसिम्पटोट फेज में बर्थ और डेथ सेम है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, अब ऊपर नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है। चलिए यहां पर देखते हैं कि when n population density is plotted in relation to time, the logistic growth shows sigmoid curve। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या दिखा रहा है, सिग्मोइड कर्व दिखा रहा है। इसे वेरहुलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, हमने बताया आपको। इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के, वेर n is equal to population density at time t, r is intrinsic rate of natural increase, k is carrying capacity। इस इक्वेशन को याद रख, क्लियर है? इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। दिस इज फॉर वेरुलिस्टिक पल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन। अच्छा, इसका इंटीग्रल इक्वेशन भी आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में है, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन इवॉल्व, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अच्छा, इवॉल्व करते हैं पॉपुलेशन, मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब डार्विन फिटनेस, हाई आर वैल्यू इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। सारे पॉपुलेशन क्या करना चाहते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को भी हम डार्विन फिटनेस कह रहे हैं। जिनका हाई आर वैल्यू होगा तो फिर वो क्या करें, वो बढ़ेंगे, उनका पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जिनका हाई आर वैल्यू होगा तो उनका जो पॉपुलेशन है क्या वो इंक्रीज करेगा। यस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन।
बेटा ग्रोथ मॉडल में यहाँ पर इमिग्रेशन इमिग्रेशन हम नहीं ले रहे। क्या हम ले रहे हैं यहाँ पर? उस फैक्टर को हम नहीं ले रहे। आपको अगर ग्रोथ ग्रोथ मॉडल्स का इक्वेशन अलग है। ग्रोथ मॉडल्स, जहां पर ग्रोथ मॉडल्स में हम आर वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट है इमिग्रेशन इमिग्रेशन में। इक्वेशन में जो दिया जाएगा उसी को आप लेंगे ना, ग्रोथ मॉडल में लेंगे। मॉडल में तो वो इक्वेशन लेगा ना, अलग सा इक्वेशन लेगा। यहां पर हमने इमिग्रेशन इमिग्रेशन को तभी इंपॉर्टेंस देते हैं जब न्यू हैबिटेट होता है। नहीं, न्यू हैबिटेट होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ मॉडल में इमिग्रेशन इमिग्रेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं, बर्थ और डेथ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आर वैल्यू का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज में हम यहाँ पर आर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब बर्थ और डेथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं देन दैट ऑफ द immigration and immigration, right? And a particular set of selection pressure organism evolved towards most efficient reproductive strategy, new habitat। अभी यहाँ पर न्यू हैबिटेट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म में कौन सा मॉडल वो अपनाए, लॉगिस्टिक या फिर आपके एक्सपोनेंशियल। हम नहीं बात कर रहे हैं न्यू हैबिटेट के बारे में, यहाँ पर हम ग्रोथ मॉडल के बारे में, वो अलग है और ये अलग है। आप समझ रहे हैं ना बेटा? यहाँ पर यस, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। क्या हम कंसिडर कर रहे हैं इमिग्रेशन इमिग्रेशन वैल्यू दिया गया है? नहीं, आर वैल्यू दिया गया तो आर के ऊपर डिपेंडेंट हो, दोनों में आर के ऊपर डिपेंडेंट हो। द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी में आ जाएगा ब्रीडिंग नेचर के बारे में। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कोई कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, पर अदर ब्रीड्स मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम्स, मोस्टली बर्ड्स एंड मैमल्स। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। मुझे बताओ, बर्ड्स और मैमल्स जो रिप्रोडक्शन होते हैं मेनी टाइम्स क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम होते हैं। एक सैल्मन फिश और बैम्बू, सैल्मन फिश में क्या होता है, वो इन लैक्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं एक बार में। नहीं, सैल्मन फिश बताओ इन लैक्स। तो यहां पर वो है ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी। क्या बर्ड्स बर्ड्स इन लैक्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं? एक बर्ड दो दो तीन अंडे प्रोड्यूस करता है, मैमल एक दो बच्चे प्रोड्यूस करता है, नहीं। तो ये जो है ब्रीडिंग नेचर है, ब्रीडिंग नेचर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नंबर एंड साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। सम प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर, पेलाजिक फिश, while other produce a small amount of large size offspring जैसे बर्ड्स और मैमल्स। फिर नंबर के बारे में आ गया, तो वही है ना, कुछ क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं, कुछ क्या करते हैं कम प्रोडक्शन करते हैं। नंबर एंड साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, मैटर करता है। तो ये ब्रीडिंग नेचर और नंबर एंड साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी लगाते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने के लिए। वही दो चीजें यहाँ पर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, वही कह रहे हैं कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बो। ब्रीड मेनी टाइम्स में आ जाएंगे मोस्ट बर्ड्स और मैमल्स। सम प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग जैसे ऑयस्टर और पेलाजिक फिश, while other produces small number of large sized offsprings और birds and mammals हो सकते। तो फिर इसी के बारे में आपको याद रखना है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, ये सब एक ही काम करे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने की कोशिश करे या डार्विन फिटनेस बढ़ाने की कोशिश करे। दोनों ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। मुझे बताओ, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दोनों ही हो सकते हैं। मुझे बताओ, जो लार्ज लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनमें क्या पेरेंटल केयर होता है?
नो, ज्यादा पेरेंटल केयर नहीं होता। जो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल नंबर में, उनमें पेरेंटल केयर होता है। यस, तो इनका तो स्मॉल नंबर है, लेकिन चांसेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यस, ये पेरेंटल केयर नहीं करते हैं लेकिन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ मर भी जाएं तो क्या होगा, उनका स्ट्रेटेजी है हम बहुत प्रोड्यूस, कुछ मर भी जाए तो कुछ ऑफस्प्रिंग्स बच भी जाएंगे। आप समझ रहे हो, दोनों में स्ट्रेटेजी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक में लगा। एक में क्या है, थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उनको केयर ले रहे हैं। दूसरे में, अरे हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, दो चार मर भी गए तो क्या हुआ, क्या होगा, कुछ तो बच जाएंगे। अब दोनों का मेथड क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी तो है एवोल्यूशन में कि दोनों अब ऐसा स्ट्रेटेजी लगा रहे, दोनों स्ट्रेटेजी लगा रहे अपने हिसाब से। ठीक है, दोनों, आपको लगेगा कि अरे वो पेरेंट का केयर नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस, अरे वो ज्यादा इसलिए तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि क्या हो, कुछ बच जाए। दोनों अपना स्ट्रेटेजी निकाल, वही तो मैं बता रहा हूं कि दोनों दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अपना स्ट्रेटेजी लगाकर अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, क्या दोनों अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपने तरीके से। दोनों का तरीका सेम नहीं, लेकिन दोनों कर रहे हैं अपना डार्विन फिटनेस, नहीं डार्विनियन फिटनेस या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। तो किसी को देखकर ये कहना मुश्किल है। आप अपना स्ट्रेटेजी लगाइए, क्या, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना लगा सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम टाइम पर क्या कर रहा है, रिवीजन कर ले रहा है। कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंसी इसमें कम है, वो ज्यादा टाइम देकर उसको मेकअप कर रहा है। समझो बात, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी लगाओ। आप उसको, वो आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है, वो बड़े बड़े बात करेंगे, मैंने तो 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे में क्या कर रहा था, यूट्यूब देख रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था। अरे वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो 2 घंटे में 6 घंटे की पढ़ाई कर देता है। तो क्या उसी के स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो सक्सेस होंगे क्या, ये कोई गारंटी है? बड़े बड़े बातें करते हैं आपके, बताएंगे 3 घंटे में मैंने पढ़ा था, मैं तो मोबाइल ज्यादा देर यूज करता था, मैं तो 3 घंटे में। अरे उसका स्ट्रेटेजी अलग है, आपका अलग है, उसको कम टाइम लगा, आपको ज्यादा टाइम लगता है। नहीं, तो वो फर्क होता है, तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, अपना हिसाब है कि मैं इतना घंटे पढ़ने से ये हो सकता है, तो मैं अपना स्ट्रेटेजी लगाऊं। ठीक है, तो सबके स्ट्रेटेजी अलग अलग होते हैं। द लॉजिस्टिक, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अब बना सकते हैं। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होगा, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये n ये गलत है, dn बाई ये dt बाई dn दिया है, गलत है। dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई, अच्छा ये करें, ये भी गलत है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं। asymptote in a logistic growth curve is obtained, इजी है, k इज इक्वल टू n, नहीं, k इज इक्वल टू n। Which of the following flowers only once in a lifetime? बैम्बू एक ही बार ही करता है, नहीं। मोनोकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक नहीं, मोनोकार्पिक होते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, आ गए हम एक इंपॉर्टेंट पेज में जहां पर हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पिछला वाला देखा, कैटल और एरगेट के बीच में, ये देखो ये वाला क्या है, कैटल और एरगेट के बीच में। कैटल क्या कर रहा है, मूव करेगा, घास खाएगा, तो क्या है, कीड़े निकलते रहेंगे। जब कैटल मूव करता है तो कीड़े निकलते रहते हैं, जो घास में छुपे होते हैं, तो वो खा लेता है। नहीं, कैटल और एरगेट के बीच में, यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन इंटरैक्शन में, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म देख रहे हैं, नहीं म्यूचुअलिज्म। बी पॉलिनेट्स द फ्लावर, और फ्लावर्स फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं, नेक्टर देते हैं, पॉलिन ग्रेन देते हैं, तो फिर ये म्यूचुअलिज्म में चला जाएगा। नहीं, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट है यहाँ। तो इसी के पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे। फॉर एनी स्पीसीज
मिनिमल रिक्वायरमेंट इन वन और मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। वो फीड करते हैं, ठीक है। मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होता है? वन और मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। प्लांट स्पीसीज में विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। और जो प्लांट स्पीसीज होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या वो सरवाइव अलोन कर सकते हैं? बताइए, सरवाइव अलोन कर सकते हैं? नहीं, सरवाइव अलोन नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू। Even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return inorganic nutrient for absorption. जो खाना खुद बनाते हैं, आप कहेंगे प्लांट खाना खुद बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, यस। लेकिन मुझे बताओ, अगर प्लांट के डेड होने के बाद क्या उनको डिकम्पोज करना जरूरी है? डिकम्पोज करना जरूरी है। देखो नेचर में, अब आप कहेंगे आप सिर्फ प्लांट अगर होते तो फिर बात बन जाता। नहीं, सिर्फ प्लांट होते तो नहीं होगा। इनको डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? डिकम्पोजर की जरूरत। डिकम्पोजर की जरूरत। तो दो ऑर्गेनिज्म यहां पर जरूरी है। अच्छा, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नहीं। अननेसेसरी कौन है? अननेसेसरी कौन है जो ना हो तो चल जाए? बता सकते हैं? अननेसेसरी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर अगर ना भी हो नेचर में, कंज्यूमर्स जैसे कि ह्यूमन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम चलता रहेगा। हम अननेसेसरी ह्यूमंस, हम कंज्यूमर है, कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। हमें अगर निकाल कर फेंक दे इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम तंदुरुस्त रहेगा। क्यों? प्रोड्यूसर्स खाना बनाएंगे और वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और जब मर जाएंगे तब डिकम्पोजर काम करवा लेंगे। डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया है और फंजाई है, ठीक है। ये जरूरी है, बैक्टीरिया फंजाई। कंज्यूमर जैसे ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें हटा देगा नेचर, नहीं हटा देगा, कहे चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? दूसरों को परेशान करते हैं, बस नेचर को परेशान करते रहते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड देने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन है। एटमॉस्फेयर में 0.03 कंसंट्रेशन होता है बेटा। हमें कार्बन डाइऑक्साइड देने की जरूरत नहीं है। नेचर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है। हमें हमें जरूरत ही नहीं है। प्लांट प्लांट रेस्पिरेशन तो भी करता है ना। रेस्पिरेशन क्या सिर्फ हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं? प्लांट भी तो रेस्पिरेशन कर रहा है ना। तो रेस्पिरेशन जब करेगा प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। हमें कार्बन डाइऑक्साइड देने की जरूरत ही नहीं है। हमारा कोई इंपोर्टेंस नहीं है बेटा, जितना दिमाग लगा लो, कोई इंपोर्टेंस नहीं है। नेचर में प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर का इंपोर्टेंस है, कंज्यूमर का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। खाली पीली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं हम बस नेचर को। आ रहा है समझ में? तो ये बड़ी बात है। ये एक्चुअली एनसीईआरटी भी बता रहा है कि प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर की वैल्यू है, नॉट कंज्यूमर लाइक अस। कोई वैल्यू नहीं है हमारा, याद रखेंगे, ठीक है। ह्यूमंस का कोई वैल्यू नहीं। ह्यूमंस चले जाएंगे तो अर्थ फिर से बैलेंस हो जाए। हाँ, ह्यूमन
की जरूरत नहीं है इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ह्यूमंस की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है इकोसिस्टम को, ह्यूमंस की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर सकता है, प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, चले जाएंगे। कंज्यूमर इनडायरेक्टली कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ नहीं। प्रोड्यूसर, देखो प्रोड्यूसर जितने भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है? नो बेटा, प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। इकोसिस्टम में जितना प्रोड्यूसर होंगे उतने डिफरेंट एनिमल स्पीसीज क्या होंगे, बनेंगे, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं है नेचर को, देर इज नो फायदा। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते रहते हैं। हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, प्लांट अपने आप डेवलप होगा, वो खुद मरेगा। ह्यूमन सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। ग्रीड, ग्रीड हमें क्या छुपा है, ग्रीड छुपा है। किस वजह से? हमें, हमारे अंदर सिर्फ ग्रीड भरा हुआ है, ग्रीड। जब तक ये ग्रीड है हम नेचर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जब ग्रीड खत्म हो जाएगा तब सब बैलेंस आ जाएगा नेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ग्रीड के बारे में पढ़ेंगे आप आगे जाकर, ग्रीड के बारे में। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि नेचर में जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community। वो biological community के लिए क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। क्या आइसोलेट होकर रह सकते हैं? किसी को आप आइसोलेट कर सकते हो? बेटा डियर और घास का रिलेशनशिप तो है, डियर घास को खाता है नहीं, आप इनके बीच में क्या आप रिलेशन हटा सकते हो? डियर घास को खाता है, घास क्या होता है, खाने के बाद वो क्या होता है, डियर के बायोमास में चला जाता है। डियर जब मर जाता है तब क्या होता है, फिर जाते हैं माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं, फिर ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर इनमें इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन क्या हो सकता है, इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है। डियर और डियर के बीच में इंटरैक्शन होता है, डियर और डियर के बीच में इंटरैक्शन होता है, यस इंटरैक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। ज्यादा डियर हो जाएंगे तो लड़ाई करेंगे अपने बीच में, अरे लड़ मरेंगे वो, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए लड़ मरेंगे। अब इंटरस्पेसिफिक क्या होता है, जैसे लायन और डियर के बीच में, डियर के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरस्पेसिफिक हो जाएगा नहीं। लायन क्या हो जाएगा, प्रेडेटर है, प्रेडेटर है, और डियर क्या हो जाएगा, प्रे। तो ये प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप क्या है, इंटरस्पेसिफिक। क्या है, इंटरस्पेसिफिक है, याद रखेंगे। प्रेडेटर और प्रे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इंटरस्पेसिफिक। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन में इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन और के बारे में हम बात करेंगे। लायन मेरे पीछे है, बचाओ। क्यों जाऊंगा लायन के पीछे में? मैं आगे और पीछे लायन के पीछे चलना ही नहीं है, निगल लेगा मेरे को, मैं तो दूर ही रहूंगा उससे। बेनिफिशियल और डेट्रीमेंटल, बेटा बेनिफिशियल होता है, यस। कैसे? कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों को बेनिफिट मिलता है, और कुछ न्यूट्रल रिलेशनशिप भी होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। इंटरस्पेसिफिक में सेम स्पीसीज आएंगे या डिफरेंट स्पीसीज आएंगे? डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, यस। बताइए, क्या डिफरेंट स्पीसीज आएंगे? यस, डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, सेम स्पीसीज नहीं आएंगे, डिफरेंट स्पीसीज आएंगे। और ये बेनिफिशियल हो सकता है। बेनिफिशियल का मतलब क्या है, पॉजिटिव। डेट्रीमेंटल, नेगेटिव। न्यूट्रल, नो इफेक्ट। तो चलिए बात करते हैं हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन में। नेगेटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इंटरैक्शन, वन और बोथ इंटरैक्टिंग स्पीसीज इज हार्म।
एक स्पीसीज हार्म हो सकते हैं या दोनों स्पीसीज हार्म हो सकते हैं? अब मुझे बताओ, और पॉजिटिव इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं। नाइदर इज हार्म, कोई भी हार्म नहीं है। ठीक, चलिए यहां पर हम बात करते हैं पैरासाइटिज्म। नेगेटिव इंटरेक्शन में प्रेडेशन, नेगेटिव इंटरेक्शन में एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ठीक, पैरासाइटिज्म में पैरासाइट और होस्ट होते हैं। होस्ट नेगेटिव होता है, पैरासाइट पॉजिटिव होता है। नहीं, वैसे ही प्रेडेशन में क्या होता है? प्रेडेटर और प्रे होता है। प्रेडेटर पॉजिटिव में, प्रे क्या होगा? नेगेटिव, वो मर जाए। नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। एमेंशनलिज्म में देखेंगे, एमेंशनलिज्म जैसे कि एमेंशनलिज्म में एक जीरो है, एक नेगेटिव है। ठीक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाकर। कंपटीशन में, कंपटीशन में दोनों नेगेटिव है। दोनों इंटरैक्टिंग स्पीसीज अगर क्या है, नेगेटिव में आ जाए कंपटीशन। कंपटीशन हो सकता है किसी सेम रिसोर्सेज के लिए। लायन और टाइगर दोनों compete कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव में आएंगे। लायन और टाइगर एक जगह पर अगर रहेंगे, क्या दोनों दोनों नेगेटिव में आएंगे? दोनों के बीच में लड़ाई होगा। लायन और चीता के बीच में लड़ाई होगा, लायन और चीता के बीच में लड़ाई हो सकता है। वो दो इंटरैक्टिंग स्पीसीज है, सेम रिसोर्सेज डियर के लिए compete कर सकते हैं। नहीं, पॉजिटिव इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म आ जाएगा, कन्वेंशनलिज्म आ जाएगा, प्रोटो कोऑपरेशन आ जाएगा। ये सारे पॉजिटिव इंटरैक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। पहला जो पॉजिटिव इंटरैक्शन, बेटा स्टाफाइलोकोकस और स्टाफाइलोकोकस और पेनिसिलियम फंजाई के बीच में अमेंशनलिज्म होगा। स्टाफाइलोकोकस और पेनिसिलियम के बीच में होगा। पेनिसिलियम क्या करेगा? स्टाफाइलोकोकस को किल कर देगा, वो नेगेटिव है। पेनिसिलियम का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो जीरो। नहीं, नेगेटिव और जीरो समझ में आ गया? मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं बता रहा हूं, मैं आगे बता रहा हूँ। पॉजिटिव इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करें, एल्जी, सियानोबैक्टीरिया और फंजाई के बीच। फोटोसिंथेसाइजिंग एल्जी या फिर सियानोबैक्टीरिया फंजाई के साथ क्या करते हैं? इंटरैक्शन करते हैं। दोनों दोनों को बेनिफिट दे रहे हैं, दोनों के बीच में पॉजिटिव है। और फंजाई को शुगर मिल रहा है, फूड मिल रहा है। नहीं, और एल्जी को मिल रहा है शेल्टर और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है और शेल्टर मिल रहा है। तो दोनों दोनों को बेनिफिट कर रहे हैं, तो दोनों में पॉजिटिव है इंटरैक्शन। दोनों में क्या है? पॉजिटिव इंटरैक्शन। तो इसे हम कह सकते हैं। ठीक, म्यूचुअलिज्म बिटवीन फोटोसिंथेसाइजिंग सियानोबैक्टीरिया और एल्जी एंड फंजाई। बेसिकली इसे क्या कहते हैं हम? लाइकेन कहते हैं। यस, फंजाई और एल्जी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, क्या उसे हम लाइकेन कहते हैं? हम लाइकेन कहते हैं। नहीं, यहाँ पर एल्जी और जो फंजाई है, बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं? लाइकेन। ऑब्लिगेट होता है, ऑब्लिगेट होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन ऑब्लिगेट होता है। क्या लाइकेन सरवाइव कर सकता है विदाउट ईच अदर? क्या ऑब्लिगेट रिलेशन है यहाँ पर? रिलेशनशिप है। यस, ऑब्लिगेटेड रिलेशनशिप है यहाँ। दोनों दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। लाइकेन के केस में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। फिर आता है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। इसे क्या कहते हैं? माइकोहिजे। यहाँ पर भी क्या होता है? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। पाइनस सीड वोंट जर्मिनेट। पाइनस सीड क्या होगा? उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा विदाउट विदाउट फंजाई। तो ये भी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है यहाँ पर। एक तो फंजाई क्या करता है? वाटर और मिनरल्स देता है। नहीं,
वाटर और मिनरल्स देता है। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल while the plant turns provide the fungi with energy yielding कार्बोहाइड्रेट क्या करता है यहाँ पर, वो प्रोवाइड करता है। तो दोनों दोनों के लिए क्या है यहाँ पर बेनिफिट है। एक तो फूड प्रोवाइड कर रहा है, और फूड एक प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा मिनरल्स वाटर, नहीं वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो माइकोहीजे याद रखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव। फिग ट्री एंड वास्प, ट्रैपडोर मैकेनिज्म याद है, ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव है, नहीं ट्रैपडोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पर, इनका जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन। कौन सा इन्फ्लोरोसेंस होता है, हाइपैंथोडियम, हाइपैंथोडियम। फिग में क्या होता है, प्रोटोगाइनी, यस प्रोटोगाइनी होता है। फिग ट्री और पॉलिनेटर वास्प के बीच में यहाँ पर वो रिलेशनशिप। बेटा आपके जो इंसेक्ट वास्प को क्या मिलता है, वास्प स्पीसीज, फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज। देखो जो वास्प होता है ना, वो मदद करता है पॉलिनेशन में। उसे क्या मिलता है, एक लेइंग स्पेस मिलता है, एक लेइंग स्पेस, यस प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा उन जो एक जब लार्वा बन जाएंगे, क्या उनको फिर फूड मिलेगा, फूड इन द फॉर्म ऑफ सीड, यस। तो दो चीजें मिल रहे हैं वास्प। फिग ट्री इंटर्न्स क्या हो रहा है, फिग ट्री पॉलिनेटेड हो रहा है, पॉलिनेशन उसका हो रहा है। तो दोनों को जरूरत है एक दूसरे, दोनों में पॉजिटिव इंटरेक्शन है। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरोसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट, एग लेइंग साइट जब ढूंढ रहा है, वो पॉलिनेशन कर रहा है। बी एंड ऑर्किड फ्लावर, बेटा ये भी पॉलिनेशन है। ऑर्किड्स डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम होता है यहाँ पर। मेडिटेरियन में ऑर्किड और फिश जो होता है, देखो नॉर्मल क्या होता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होता है। बी क्या करता है, बी और ऑर्किड इन दोनों के बीच में नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, एक तो पॉलिनेशन कर रहा है और दूसरा नेक्टर दे रहा है, यस ये नॉर्मल है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, जो ऑर्किड ऑफरिस है वो सेक्सुअल डिसीट इस्तेमाल करता है टू गेट पॉलिनेटेड डन बाय अ स्पीसीज ऑफ बी, एक स्पेसिफिक बी। मेडिटेरियन ऑर्किड का जो ऑर्फिस है वो सेक्सुअल डिसीट इस्तेमाल करता है। किस तरह से, उसका एक पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स रेसेंबल टू द फीमेल ऑफ द बी। अच्छा यहाँ पर उसका जो एक पेटल है वो क्या दिखाई देता है, फीमेल बी की तरह दिखाई देता है। तो फीमेल बी की तरह दिखाई देता है, तो मेल को क्या लगेगा, जो एक पेटल है वो दिखाई दे रहा है फीमेल बी की तरह। तो मेल बी को क्या लगेगा, मेल बी उसे लगेगा कि ये फीमेल बी है, तो ये भागा आएगा इसको क्या, इसके साथ कॉपुलेशन करने के लिए, कॉपुलेशन करने के लिए, कॉपुलेशन, यस। अब लेकिन जो ऑर्किड है वो क्या दे रहा है, सेक्सुअल डिसीट कर रहा है। उसको पता नहीं कि ये कर रहा है, ये बहरूपिया है, नहीं डिसीट, ये बहरूपिया है, नहीं नॉर्मल में म्यूचुअलिज्म होता है,
बी और ऑर्किड फ्लावर के बीच में, दोनों मदद करते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। मैं एक मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फिस के बारे में बता रहा हूं। म्यूचुअलिज्म में एक एक्सेप्शन है, सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेटेड बाय स्पीसीज ऑफ बी। ठीक है, वन पेटल ऑफ द फ्लावर रिसेंबल्स, बेटा वो तो वहां पर पोलन ग्रेन लेने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना। अब वो जो नहीं जा रहे हैं, उस ऑर्किड के पास कोई नहीं जा रहा है क्या लेने, पोलन ग्रेन या उसका जो नेक्टर लेने के लिए कोई नहीं जा रहा है, वो धोखा दे रहा है ऑर्फिस। क्या है यहाँ पर ऑर्फिस, उसका जो साइज है, कलर है, मार्किंग है, ये लग रहा है फीमेल बी की तरह। ऑर्फिस का फ्लावर है, ये फीमेल बी की तरह लग रहा है, फीमेल बी की तरह, फीमेल बी, जिसका साइज, कलर और मार्किंग तीनों सेम दिखाई दे। ठीक, नॉर्मल इंटरेक्शन में क्या है, नॉर्मल इंटरेक्शन में पॉलिनेशन करेगा, नेक्टर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा म्यूचुअलिज्म में क्या है, म्यूचुअलिज्म में इट मीन्स फिक्स, जो न्यू म्यूचुअलिज्म में आप देखिए, सो से यहां पर डाइवर्सिटी मिल रहा है आपको, डाइवर्सिटी। ऑर्किड शो ए बिवर्डरिंग, ठीक है, डाइवर्सिटी, bewildering diversity of floral pattern, many of which have been evolved to attract the right pollinator, insect, bees or bumblebees, and ensure orchid offers reward, नहीं, and ensures guaranteed pollination by it, guaranteed pollination होता है। लेकिन not all orchid, not all orchid offers reward, क्या सारे ऑर्किड रिवार्ड ऑफर करते हैं, क्या वो यहां पर रिवार्ड दे रहा है, एक्सेप्शन बोला ना। नॉर्मल में क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, लेकिन सारे ऑर्किड क्या रिवार्ड प्रोवाइड करता है, नो। यहां पर ये जो ऑर्किड है वो रिवार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यस, बिवल्डरिंग का मतलब क्या है, वास्ट नहीं, बिवल्डरिंग का मतलब है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित कर रहा है। क्योंकि ऐसा भी फ्लावर होते हैं क्या वो इंसेक्ट की तरह दिखाई देते हैं, देखो इंसेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेक्सुअल डिसीट है, धोखा दे रहा है। बुलाते हैं मगर जाना नहीं है, पढ़ाई करना है, नहीं पढ़ाई करना है, बात को समझो, इस उम्र में पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, आगे आप जो भी चाहो कर सकते हो, इफ यू हैव द राइट एजुकेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑर्किड फायदे में है कि नहीं, ऑर्किड फायदे में, मेल बी को पता ही नहीं चल रहा है। अब मेल बी क्या कर रहा है, फिर जब उसको पता चलता है, धोखा हो जाता है, वो फिर जाता है दूसरे फ्लावर की ओर, नहीं फिर से धोखा मिलता है। अब देखो धोखे के बाद धोखा मिल रहा है, तभी तो पॉलिनेशन होगा। एक फ्लावर को जाता है, धोखा हो रहा है उसको, अब उसने पोलन ग्रेन उठा लिया वहां से, दूसरे फ्लावर को जाता है समझकर वो भी फीमेल है, मेल ही धोखा खा रहा है, फीमेल नहीं खा रहा है, नहीं, फीमेल भी धोखा नहीं खा रहे, मेल बी ही धोखा खाते हैं यहाँ पर। फीमेल बी का क्या है, फीमेल बी तो अपना खुश है वो, मेल बी ही धोखा खा रहे हैं ना, मेल बी समझ रहे हैं वहां पर फीमेल, अब फीमेल बी तो फीमेल बी के पास नहीं जाएगा। अरे फीमेल बी तो फीमेल बी के पास नहीं जाएगा ना। धोखा सिर्फ किसको मिलता है यहाँ पर, धोखा किसको मिल रहा है यहाँ, सिर्फ धोखा, धोखा किसको मिल रहा है, मेल बी, यहाँ पर फीमेल भी धोखा नहीं खाते हैं, मेल बी फीमेल बी के चक्कर में जाते हैं और धोखा खाते हैं। धोखा कौन दे रहा है,
धोखा कौन दे रहा है? ऑर्फिस दे रहा है, याद रखिएगा। कौन दे रहा है? वो ऑर्किड जिसका नाम है ऑफ्रिस, ये धोखा दे रहा है। ऑफ्रिस नहीं, ऑफ्रिस जो ऑर्किड है वो धोखा दे रहा है। वो क्या कर रहा है? बहरूपिया बना है। वो कह रहा है कि मैं एक फीमेल बी और मेल बी यहां पर खा रहे हैं धोखा, धोखा खा रहे हैं। अब धोखा खाया और फीमेल बी समझकर चले गए। और फिश ने क्या किया? इन मेल बी को क्या दे दिया? पोलेन दे दिया। पोलेन उनके बॉडी में अटैच हो गया, पोलेन इनके बॉडी में अटैच हो गया। पर मेल भी फिर चले जाते हैं किसी ऑर्किड के पास और फिर से खाते हैं यहां पर धोखा, धोखा खा ली। अब धोखा खाए, लेकिन मेल बी ने क्या किया? इस ऑर्किड को पॉलिनेट कर दिया। आप समझ रहे हैं? इसमें फीमेल का कोई गलती है नहीं। यहां पर फीमेल का कोई गलती नहीं, सारा गलती मेल का ही है। यहां पर फीमेल बी का कोई गलती नहीं, यहां पर सारा गलती किसका है? मेल बी का। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है सही क्या है गलत क्या है। यहां पर फीमेल बी का कोई गलती नहीं है, फीमेल बी तो अपने आप रह रहे हैं। मेल बी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ऑर्किड पेटल के बीच में और फीमेल की बी के बीच में। और इस चक्कर में सेक्सुअल डिसीट कौन दे रहा है? ऑर्किड ऑफरेस। इतना सिमिलरिटी है, देखो इतना सिमिलरिटी है। यहां पर देखो, ये जो फीमेल बी की तरह पूरा रिसेंबल करते हैं, इनके एक पेटल पूरा फीमेल बी की तरह रिसेंबल करते हैं। साइज, कलर, मार्किंग पूरा डिटो। साइज, कलर, मार्किंग, उस पेटल को देखकर लगेगा ही नहीं कि वो फीमेल बी नहीं है, कि एक पेटल इतना जबरदस्त क्या कर रहा है? नकल किया हुआ है, कॉपी किया हुआ। और इस चक्कर में मेल बी धोखा खा जाए। एक पेटल को समझ लेते हैं फीमेल, पूरा धोखा खा जाते हैं। और एक फ्लावर से एक बार धोखा नहीं खा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं। बार बार धोखा खा रहे हैं, इसलिए तो पॉलिनेशन होगा। एक बार धोखा खाने से पॉलिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? यहां पर परसीव्स, ये मेल भी क्या करते हैं? स्यूडो कॉपुलेट्स, कोशिश करते हैं कॉपुलेशन। यहां पर ये कॉपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्यूडो कॉपुलेशन, फॉल्स कॉपुलेशन, क्योंकि वो फीमेल बी नहीं है। स्यूडो कॉपुलेशन होता है, वो फीमेल बी नहीं है। इस चक्कर में, कॉपुलेशन के चक्कर में, स्यूडो कॉपुलेशन के चक्कर में वो क्या करते हैं? डस्टेड विथ पोलन ग्रेन्स, जो फ्लावर होता है वो डस्टेड विथ क्या हो जाता है? पोलन। ठीक है, डस्टेड विथ क्या होता है? पोलन। समझ रहे हैं? नेचर में देखिए, नेचर में कैसे कैसे तरीके अपना रखे हैं। नहीं, अपने आप को क्या करने के लिए? आगे रखने के लिए नेचर में। और आप बताओ, आप अपने आप को एनहांस कर रहे हो कि नहीं? नेचर खुद अपना दे दिया एनहांसमेंट कुछ लोगों को, उनको बुद्धि दे दिया, इंटेलिजेंस दे दिया, सारे दे दिया। और आप यहाँ पर दुबक कर बैठे हो। अरे वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सारा फायदा मिल रहा है क्योंकि नेचर ने दे दिया है। और आप समझ रहे हो, आप भी अगर कुछ काम नहीं करोगे तो आपको मिल जाए? नहीं, आपको नहीं मिलेगा। नेचर ने कुछ लोगों को ऐसा दे दिया है, नहीं कुछ ना देने से भी उनका पॉलिनेशन हो रहा है। आप अपने आप को वो मत समझो कि आपको सब मिल जाएगा बिना काम किए, नहीं। फिर क्या हो रहा है? डस्टेड विथ पोलन ग्रेन हो गया वो है। जब वो सेम भी स्यूडो कॉपुलेट्स विथ अनदर फ्लावर, मतलब क्या है? दोबारा धोखा खा गया, फिर से जा रहा था जिसके पास, वो भी क्या है? वो भी पेटल ही है, वो ऑर्किड का पेटल ही है। फिर क्या होगा? ट्रांसफर कर देता है इस चक्कर में पोलेन्स को। ठीक है, तो हियर यू कैन सी हाउ कोओवल्यूशन वर्क्स। यहां पर कोओवल्यूशन वर्क करता है कि नहीं? बेटा अगर उस बी ने, फीमेल बी ने अपना कलर और मार्किंग चेंज कर दिया,
क्या यहाँ पर कलर और मार्किंग उस ऑर्किड को भी चेंज करना पड़ेगा सूडो कॉपुलेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए? देखिए यहाँ पर को एवोल्यूशन काम करता है, दोनों का एवोल्यूशन हो रहा है। अगर फ्लावर इवॉल्व कर रहा है तो ऑर्किड को भी इवॉल्व करना होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर म्यूचुअलिज्म नहीं हो रहा है। क्या यहां पर म्यूचुअलिज्म हो रहा है? म्यूचुअलिज्म में एक एक्सेप्शन आ रहा है, लेकिन म्यूचुअलिज्म के अंदर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऑर्किड क्या सेक्सुअल डिसीड करते हैं? क्या ज्यादातर ऑर्किड सेक्सुअल डिसीड करते हैं? नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, एक तो म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं आप म्यूचुअलिज्म के अंदर कि फ्लोरल रिवार्ड नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? धोखा मिल रहा है, सेक्सुअल डिसीट इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिसीट। मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड है ये। क्या है? मेडिटेरियन ऑर्किड। ठीक है, कोई और रिलेशनशिप यहां पर नहीं देंगे, इसको इसी तरह से याद रखिए कि म्यूचुअलिज्म में एक एक्सेप्शन है, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस डज सेक्सुअल डिसीट बिकॉज इट डजंट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ फ्लोरल रिवार्स। उसको कोई फ्लोरल रिवार्ड नहीं मिलता है, सिर्फ धोखा ही मिलता है। चलिए आगे बढ़, कंप्लीट है ये डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में। मैंने कोशिश किया आपको समझा दूं, आप, अब लगता है कि आप समझ गए इसके बारे में। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइकेंस आर द एसोसिएशन ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। यस, सभी ने आंसर दे रहे हैं, फंगस एंड एल्गी। वेरी गुड, फंगस एंड एल्गी। Which one of the following population interaction is positive? पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव है। क्या कमेंशनलिज्म है? नहीं, कमेंशनलिज्म क्या होता है? पॉजिटिव जीरो होता है। पैरासाइटिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। अमेंशनलिज्म जीरो और नेगेटिव। आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। ठीक। A wasp pollinating a fig flower is an example of क्या है? म्यूचुअलिज्म। याद रखेंगे, दोनों को बेनिफिट, म्यूचुअलिज्म। क्लियर? नहीं, प्रोटो कॉपरेशन नहीं, प्रोटो कॉपरेशन अलग है, मैं बताऊंगा आपको। प्रोटो कॉपरेशन नहीं है, प्रोटो कॉपरेशन मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। प्रोटो कॉपरेशन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअलिज्म। क्या प्रोटो कॉपरेशन में ऑब्लिगेट होता है? क्या ये ऑब्लिगेट होता है? ऑब्लिगेट? नो, प्रोटो कॉपरेशन में ऑब्लिगेट नहीं होता। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्लिगेट, अगर दोनों साथ में ना रहे भी जिंदा रहेंगे। क्या म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेट होता है? यस, म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेट होता है। तो म्यूचुअलिज्म वास्प और फिग के बीच एवोल्यूशन साथ में करते हैं। प्रोटो कॉपरेशन में एवोल्यूशन साथ में नहीं होता है, को एवोल्यूशन नहीं होता है वहां, या उनके बीच में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए यहां पर प्रोटो कॉपरेशन आंसर नहीं होगा। क्या मैं क्लियर हूं? यस। फिर आएगा कमेंशनलिज्म। कमेंशनलिज्म में आपको पता है कि एक में क्या होता है, कमेंशनलिज्म जब हम पढ़ाई करेंगे तो पॉजिटिव और जीरो होगा। एक को फायदा है, एक को कोई फायदा नहीं है, कि नुकसान भी नहीं है। टू स्पीसीज होते हैं, वन बेनिफिटेड, अनअफेक्टेड है, अदर कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन कोई नेगेटिव भी नहीं, न्यूट्रल है। क्लाउन फिश, शी एनिमल। ठीक है, अब क्लाउन फिश को देखो, वो क्या करता है? द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स व्हिच स्टेज अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटकल्स। अब ये जो सी एनिमल होते हैं, इनमें स्टिंगिंग टेंटकल्स होते हैं, तो क्लाउन फिश क्या करता है? उनके अंदर छिप जाता है। हाँ, नेमो, नेमो, वो छुप जाता है, और कोई दूसरा स्पीसीज इसे प्रे नहीं कर सकता। लेकिन क्या सी एनिमोन को कोई फायदा है यहाँ पर? नो, यहाँ पर सी एनिमोन जीरो है, क्लाउन फिश पॉजिटिव है। याद रखिए, न्यूट्रल कौन है? सी एनिमोन। ठीक है, क्लाउन फिश क्या है? पॉजिटिव। ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कमेंशनलिज्म। मैंने कैटल एर्गेट और ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग कैटल के बारे में बताया था। ठीक है, एर्गेट क्या है? एर्गेट पॉजिटिव है। उनको कैटल एर्गेट क्या होता है? बर्ड्स होते हैं।
Forest close where the cattle are grazing because cattle as they move stare and flush out from the vegetation insect might be difficult for the ergers to find. ठीक है, इसलिए कैटल यहां पर 0 याद रखेंगे, कैटल 0, एरगेट पॉजिटिव नहीं, कैटल एरगेट लिखा है तो इस तरह से भी नहीं लिख सकते, इससे बर्ड लिख देते हैं। ये बर्ड क्या है, पॉजिटिव है, और जो कैटल है वो क्या है, 0। ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन्सनलिज्म। बार्नकल्स एंड वेल, बट आपको पता है बार्नकल्स क्या होता है, वो शेल्स होते हैं। बैक ऑफ द वेल्स में बार्नकल्स जो होते हैं, ऑन द बैक ऑफ द वेल्स बेनिफिट while the whale does not derive any apparent benefit। ये देखिए, ये बार्नकल्स होते हैं, ये बार्नकल्स होते हैं, ये जो है these are barnacles, barnacles। देखिए, तो बार्नकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव, जब वेल मूव करता है तो उन्हें फूड मिलता है, लेकिन वेल को कोई बेनिफिट नहीं है, कि कोई नुकसान नहीं है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो याद रखेंगे बार्नाकल्स एंड वेल के बीच में कमेंशनलिज्म। क्लियर। तो नेक्स्ट, शार्क एंड शकरफिश। बेटा ये शकरफिश क्या होता है, ये देखिए, ये शकरफिश क्या करते हैं, लग जाते हैं वेल, वेल के नीचे लग जाते हैं, वेल के पीछे पीछे चलते हैं। शकरफिश क्या करते हैं, वेल के पीछे पीछे चलते हैं। तो क्या उन्हें कोई मतलब प्रोटेक्शन मिलता है? यस, उनके पीछे पीछे चलते हैं तो फिर शार्क जो खाना खाएगा उनको खाना भी मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो शार्क क्या है, न्यूट्रल है। शकरफिश क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, अगर शकरफिश शार्क के आगे आ जाएंगे तो मरेंगे, पीछे रहेंगे तो ठीक है। अरे शकरफिश आगे आ जाएंगे तो शार्क खा नहीं लेगा उन्हें। आप समझ रहे, जब तक वो इनके पीछे हैं तो फिर सही है, लेकिन जब आगे आ जाएंगे तो मरेंगे। ठीक है। शार्क एंड पायलट फिश, पायलट फिश भी क्या करता है, पीछे पीछे चलता है, प्रोटेक्शन मिलता है पायलट फिश, ये पॉजिटिव है। शार्क को कोई फायदा नहीं है इनसे। तो शार्क और पायलट फिश, शार्क और शकर फिश, ये दोनों याद रखें। आगे आएंगे तो मरेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे छुप कर रहेंगे, दुबक कर रहेंगे। ठीक है। तो ये सारे कमेंशनलिज्म के क्या हैं, एग्जाम्पल। देखिए, पीछे चल रहे हैं, मुंह के आगे आ जाएंगे तो मरेंगे, शार्क के पास कोई नहीं आता है। तो पायलट फिश को ये देखना है कि वो पीछे पीछे रहे, आगे आ जाएंगे तो मरेंगे सब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। ऑर्किड एंड मैंगो एग्जाम्पल है, ऑर्किड एंड मैंगो। ऑर्किड को क्या मिलता है, ऑर्किड को क्या मिलता है, स्पेस मिलता है और सनलाइट मिलता है, सनलाइट नहीं, स्पेस और सनलाइट एपिफाइट होते हैं। नहीं, मैंगो ट्री को कुछ नहीं मिलता, तो मैंगो 0 है, ऑर्किड पॉजिटिव है, याद रखिए, मैंगो 0 है, ऑर्किड एपिफाइट है, यस, एपिफाइटिक प्लांट। ठीक है। यहाँ तक आज रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। कॉन्वेंशनलिज्म, म्यूचुअलिज्म आप एनसीईआरटी से पढ़िए, डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में बताइए, क्वेश्चंस बनाइए। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है? यस, बाय। खुशी, पीहू, प्रत्युषा, बाय। बाय एवरीवन, बाय। चलिए, बाय अविनाश, बाय अमित, धनंजय, बाय। अमित, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ाई करना और क्वालिफाई करना। हर चीज आता जाता है इस जीवन में, आता जाता है, नहीं। कांस्टेंट क्या होता है, आपका नॉलेज। पता है कि नहीं, व्हाट इज कांस्टेंट, नॉलेज इज कांस्टेंट। आपका पैसा चला जाएगा, आपके रिलेटिव्स चले जाएंगे, कोई भी चला जाएगा निकल, लेकिन मुझे बताओ, जब तक आप हैं तो आपका नॉलेज है, और बाकी सब तो जाते आते हैं, बाकी सब जाते आते हैं, सिर्फ नॉलेज, नॉलेज इंपॉर्टेंट, याद रखिए। आपके तकलीफों में भी नॉलेज रहेगा, आपके खुशी में भी नॉलेज रहेगा, आप जब दुखी होंगे तब भी नॉलेज रहेगा, नॉलेज हरदम रहेगा, तो नॉलेज एक्वायर कीजिए।